डेट है आज 22 जनवरी 2021 और आज की करंट अफेयर के टॉपिक देख लेते हैं। करंट अफेयर के टॉपिक करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में करेंगे क्वेश्चन रोज़ की तरह। क्वेश्चन बेस्ड होंगे करंट अफेयर कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? कमालम। कमालम क्या है, क्यों न्यूज़ में? हाउथी क्यों न्यूज़ में, इसे देखेंगे। थर्ड है जी व्हाट इज़ द सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये क्या है, इसे पढ़ेंगे। त्रिपुरा सीएम ने प्रमोट किया है रीजा को, रीजा क्या है, किससे रिलेटेड है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। फिफ्थ है हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, अभी नीति आयोग ने इशू किए, जारी किए, पब्लिश किए, इसे देखेंगे क्या है। वीर सावरकर के बारे में दोबारा न्यूज़ में है। ये एक बार पहले भी न्यूज़ में थे, मैंने पहले भी इसे अच्छे से कराया है। दोबारा न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ में है, तो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया आधार रिव्यू पिटीशन को। आधार जो बिल है उसको रिव्यू करने के लिए पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, डिसमिस कर दिया है। तो क्या न्यूज़ है इससे रिलेटेड, इसे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी मिलिट्री स्पेशलिस्ट टू गेट S-400 ट्रेनिंग इन मॉस्को। जो S-400 क्या है, ये किससे रिलेटेड न्यूज़ है, इसे सारा डिटेल से देखेंगे। वेस्ट बैंक एंड इशूज़ एसोसिएटेड, वेस्ट बैंक से क्या रिलेटेड न्यूज़ है, इसे भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? कमालम। ये कमालम क्या है जी? कमालम ड्रैगन फ्रूट को गुजरात ने बोला है कमालम। ये जी, ये है आपका ड्रैगन फ्रूट, ये खाने के काम आता है, फल है एक, ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं इसे। गुजरात ने क्या है, इसे ना रीनेम कर दिया है, इस फ्रूट का नाम, ड्रैगन फ्रूट का नाम कर दिया है कमालम। तो गुजरात में अब इसे कमालम बोला जाएगा, इसलिए न्यूज़ में है। कमालम क्या है, एक संस्कृत वर्ड है। कमलम या कमालम जो भी है, ये संस्कृत वर्ड है। और इससे रिलेटेड और क्या है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है इसका, किसका, ड्रैगन फ्रूट का, वो वियतनाम है। वियतनाम एक कंट्री आप जानते ही होंगे, वियतनाम म्यांमार के ईस्टर्न साइड में है वियतनाम। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यही करता है, सबसे ज़्यादा निर्यात भी वियतनाम ही करता है। लेकिन वियतनाम के अलावा और भी कंट्रीज़ में इसका क्या है, कल्टीवेशन होता है। वो क्या है, थाईलैंड है, ताइवान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, श्रीलंका, इतनी सारी कंट्रियों में और होता है। और वियतनाम में इसे थान लोंग के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन्स की आइज़, ड्रैगन्स आइज़ होता है। थान लोंग बोलते हैं वियतनाम में ड्रैगन फ्रूट को। और ये इंडिया में होता है, जी हाँ बिल्कुल इंडिया में भी होता है, क्योंकि गुजरात ने अभी रीनेम किया है इसको। इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है? इंडिया में ये सबसे पहले 1990s में लेके लाया गया, उसके बाद से ये ग्राउंड किया गया, उगाया गया इसे ड्रैगन फ्रूट को। कौन कौन से स्टेट में? कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, इतने सारे प्लेसेस में ये इसे उगाया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। और इसके लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये सभी तरह की सॉइल, किसी भी तरह की मिट्टी हो, सब में हो जाता है। इट ग्रोज इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल, मतलब किसी भी तरह की मिट्टी हो उसमें सब में ये उगाया जा सकता है। जैसे मिट्टी आपको पता होगा ना, हमारे इंडिया में कितने 8 टाइप्स की क्या है, सॉइल्स हैं, 8 टाइप्स की। जैसे आपकी मान लो एलुवियल सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। और इसके लिए डज़ नॉट रिक्वायर मच वाटर, मतलब इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उगने के लिए, बहुत कम पानी चाहिए, ये याद रखना है आपको। सभी तरह की सॉइल में हो जाता है और ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो इतना ही था इससे रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हouthi। हouthi रीबल्स है जी, ये कहाँ पे? यमन्स में रहते हैं, यमन्स में। देखो जी ये हouthi, ये जी हouthi रीबल ग्रुप है। और ये जी आपका यमन, यहाँ पे देखो ये सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया के साइड में यमन, यहाँ पे ये रेड सी है आपका, और ये आपका अरेबियन सी है। तो यमन आपने देख लिया। अब रिलेटेड न्यूज़ क्या है, अभी क्या है, यूएस ने रिव्यू करने के लिए अनाउंस किया, जो हouthi टेररिस्ट को यूएस ने डिक्लेयर कर रखा है कि जो हouthi रिबल्स हैं ना, हouthi लोग हैं, हouथियों को यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने टेररिस्ट ऐसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो अमेरिका ने उसे रिव्यू करने के लिए अभी कहा है। ये हouthi हैं कौन? ये क्या है, एक ग्रुप है जो सिया सेक्ट से बिलोंग करता है। आपको पता होगा मुस्लिम में 2 सेक्ट होती हैं, मुस्लिम रिलीजन में, सिया और सुन्नी। तो ये सिया से क्या, सिया सेक्ट से बिलोंग करता है। इसे बनाया किसने था? ये जायडाइट स्कॉलर्स ने बनाया था इसे, ये जायडाइट स्कॉलर्स ने बनाया था। ये यमन में रहते हैं 1000 ईयर से, कम हज़ारों साल से यमन में ही रहते हैं और वहीं पे रूल करते हैं, उसी कंट्री पे।
फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जी, सऊदी अरबिया ना दूसरी गवर्नमेंट को बैक करती है, मतलब कि यहूदी में दूसरा ग्रुप है एक, उसको चाहती है कि सऊदी अरेबिया वो गवर्नमेंट बनाए यमन में। सऊदी अरेबिया चाहता है, सऊदी अरेबिया कंट्री है तो पता ही होगा ना, अभी साइड में दिखाया था। वो चाहता है कि यमन में दूसरे जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट बनाए, जो हऊदी हैं वो उनकी गवर्नमेंट ना रहे। तो इनमें सऊदी अरेबिया जिनको बैक कर दिया रिबेलियन को, तो और हऊदियों में, इनमें दोनों में टकराव चलता रहता है, आपस में फाइट होती रहती है कि नहीं गवर्नमेंट हऊदियों की रहेगी, सऊदी अरेबिया बैक जिनको करता है वो कहते हैं कि हमारी रहेगी। तो ये इस वे इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ये बस एक छोटी सी न्यूज़ है। क्या है, अभी एसबीआई ने इसको यूज किया इस रेट को। एसबीआई क्या है पता ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये रेट क्या है, ये जी इंटर बैंक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट है। मतलब कि मान लो अगर एक बैंक दूसरे बैंक से, इंटर बैंक का मतलब है एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, ओवरनाइट का मतलब है एक दिन के लिए, एक रात के लिए, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, थोड़े समय के लिए लेता है उधार। तो जिस रेट पे वो उधार लेता है उस रेट को बोला गया है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। बस इतना आइसोलेटेड ये जानना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, त्रिपुरा सीएम प्रमोटिंग द रीजा। त्रिपुरा के सीएम है जो चीफ मिनिस्टर जी, उन्होंने रीजा को प्रमोट किया है। रीजा क्या है, रीजा एक क्या है, कस्टमरी हैंड वूवन क्लॉथ है, मतलब हाथ से बुने जाते हैं ये क्लॉथ, कपड़ा है रीजा। जो त्रिपुरा की जो इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इसे बुनती हैं, बनाती हैं इसे कपड़े को। ये कैसा कपड़ा होता है, ये देखो जी जो इन्होंने पहन रखा है, ये हेड गियर की तरह यूज होता है, सर पे बांध रखा है। या फिर जो वुमेन्स हैं वो अपर पार्ट पे, अपर बॉडी पार्ट पे पहन रखा है यहाँ पे, उस अपर बॉडी पार्ट के लिए भी पहनने के लिए यूज़ करती हैं, और स्टॉल की तरह भी यूज़ करती हैं। स्टॉल आप जानते होंगे ना वुमेन्स। ये देखो जी, ये 3 पार्ट की तरह यूज होता है, जो फीमेल अटायर की तरह 3 यूज होते हैं कपड़े वहाँ पे। एक तो रीजा त्रिपुरा में, दूसरा होगा जी आपका ये रिगनाई और रिकुतु, उनमें से एक रीजा है। तो 3 कपड़े ये यूज़ होते हैं जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वहाँ पे, कस्टमरी, मतलब उनके रीति रिवाज के हिसाब से। और रीजा को मैंने बता ही दिया है, हेड गियर की तरह यूज़ किया जा सकता है, स्टोल की तरह और फीमेल अपर क्लॉथ की तरह यूज़ करते हैं, पहनते हैं इसे। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को अभी नीति आयोग ने इशू पब्लिश किया है, जारी किया है। ये सेकंड एडिशन है, मतलब सेकंड टाइम पे ये इंडेक्स अभी रिलीज़ किया नीति आयोग ने। ये इंडेक्स किस लिए होती है, ये इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए होती है। इसके नाम से ही आप पता लगा सकते हो, इनोवेशन मतलब कि जो रिसर्च वगैरह आविष्कार बढ़ाया जाए हमारी कंट्री में, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इशू की जाती है। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी किसकी रही इसमें इंडेक्स में, कर्नाटक इसमें जी फर्स्ट पे रहा, मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में रहा। फर्स्ट टाइम भी कर्नाटक ही रहा था, पिछले साल भी और इस साल भी, लगातार 2 साल कर्नाटक फर्स्ट पे रहा है, टॉप में रहा है इस इंडेक्स में। याद रखना है, इनोवेशन जो इंडेक्स है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, उसमें कर्नाटक टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु। महाराष्ट्र सेकंड पे, थर्ड पे तमिलनाडु, और बॉटम पे कौन रहा है, सबसे नीचे रहा है जी बिहार। सबसे नीचे परफॉर्मेंस, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस बिहार की रही है इनोवेशन में। और इसके डायमेंशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है जिन पे रिलीज़ की जाती है, क्या देखा जाता है जब ये इंडेक्स के भाई कर्नाटक टॉप पे है, तो क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिनके बेस पे टॉप पे रखा गया है। 2 क्राइटेरिया जी, इसके 2 डायमेंशन हैं, एक तो इनेबलर्स और परफॉर्मेंस। जो इनेबलर्स की कैटेगरी है उसमें क्या है कि 5 कैटेगरी आती हैं इसके अंदर, और जो परफॉर्मेंस की उसमें 2 कैटेगरी आती हैं, तो दोनों को मिला के टोटल 7 क्राइटेरिया, 7। ये इनेबलर्स में क्या क्या आता है, एक तो आपका ह्यूमन कैपिटल, मतलब कि वहाँ पे मान लो किसी स्टेट में कितनी ह्यूमन कैपिटल है, कितना स्किल्स है लोगों के पास, वो देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कितना निवेश आया, पैसा कितना खर्च किया है बिज़नेस वगैरह को शुरू करने के लिए। नॉलेज वर्कर कितने हैं वहाँ पे। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब वहाँ पे अगर कोई बिज़नेस करना चाहे कैसे रूल्स रेगुलेशन है, कैसा इन्वायरमेंट है, तो ये सब देखा जाता है। मतलब स्टेट ने कैसे स्टेप लिए हैं, मेजर लिए हैं इन्वेस्ट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, सेफ्टी भी देखी जाती है कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर है वगैरह इसमें, लीगल इन्वायरमेंट वगैरह। तो ये 5 क्राइटेरिया इनेबलर में है। और ये परफॉर्मेंस में जी 2, एक तो है जी आपका नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन, मतलब नॉलेज कितनी, नॉलेज क्या है कि आउटपुट कितनी आई है, और दूसरा डिफ्यूजन कैसा, डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेड, फैलाना, कैसे नॉलेज
स्प्रेड हो रही है, डिफ्यूजन कैसा हो रहा है। तो ये सब क्राइटेरिया देखे जाते हैं परफॉर्मेंस में। तो ये टोटल 7 क्राइटेरिया हैं। और इसका सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इंडेक्स का सिग्निफिकेंस ये जी इम्पोर्टेंस इनोवेशन को डेवलप करना है और इंडिया को वर्ल्ड क्लास इनोवेशन की कैटेगरी में लेके आना है। ये देखो बिकेम इसे क्या है, इंडिया हैज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी अमंग इट्स मायरिड चैलेंजेस टू बिकम द इनोवेशन लीडर इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास अभी क्या है, इंडिया के सामने चैलेंज है, एक चुनौती है कि इंडिया को वर्ल्ड में इनोवेशन का लीडर बनाया जाए। तो इसीलिए ये क्या है, इंडेक्स चलाई गई है ताकि एक दूसरी स्टेट के अमंग मतलब एक दूसरे से स्टेट क्या है कंपटीशन कर सके, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जा सके, इंक्रीज की जा सके इनोवेशन की फील्ड में, ताकि वो इनोवेशन को प्रमोट करें। तो इतना ही था इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी वीर सावरकर के बारे में न्यूज़ है। ये हम एक बार पहले भी कवर कर चुके हैं अच्छे से, पहले भी न्यूज़ में थे। तो इस साल याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वीर सावरकर जी। प्री और मेंस में किसी में भी पूछ सकते हैं, पीसीएस में या यूपीएससी में किसी में भी आपके पूछा जा सकता है। अभी आपका ईपीएफओ का और आईबी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो न्यूज़ क्या है, क्यों न्यूज़ में थे, न्यूज़ में इसलिए थे जी, उत्तर प्रदेश के एक एमएलसी ने क्या है डिमांड की। एमएलसी क्या होता है बताऊंगा, कि जो हिंदू सभा के लीडर थे, हिंदू महासभा के विनायक दामोदर सावरकर, पूरा नाम है जी इनका, वीडी सावरकर का नाम है विनायक दामोदर सावरकर, के जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उत्तर प्रदेश की, उसमें उसकी गैलरी में ना एक पिक्चर लगी हुई है वीडी सावरकर की जी। तो इस एमएलसी ने बोला है इसको यहाँ से हटाया जाए इसको। तो इसलिए ये क्या है माना जा रहा है, ये वीडी सावरकर की इंसल्ट है, अपमान किया है कि उनकी फ़ोटो को हटाने के लिए इस एमएलसी ने बोला है। एमएलसी क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। आपको पता होगा हमारे कंट्री में सिर्फ 6 स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 6 स्टेट में। वो 6 स्टेट कौन से हैं, एक तो जी आपका यूपी हो गया, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो गया, चौथा आपका कर्नाटक हो गया, एक तेलंगाना हो गया, और 6 हो गया जी आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट हैं जिनमें विधान परिषद है आपकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वरना सारे स्टेट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक ही होता है विधानसभा। विधान परिषद 2 सिर्फ मतलब 2 हाउस सिर्फ 6 स्टेट में, ये आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश की जो एमएलसी है, एक एमएलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक मेंबर है, उसने बोला था कि इसकी गैलरी में, मान लो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई है, हॉल बना हुआ है, यहाँ पे गैलरी है, कोई गैलरी में वीडी सावरकर की जी फ़ोटो लगी होगी, उसको बोला है कि यहाँ से हटाया जाए, इसलिए कंट्रोवर्सी में आ गए। तो इसलिए लोगों ने कहा ये तो इंसल्ट कर दी कि इनकी फ़ोटो हटाई जाए। अब वीडी सावरकर के बारे में जानते हैं जी कौन है। ये जी हमारे वीडी सावरकर, ये फ्रीडम फाइटर थे जी। भारत को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारी इन्होंने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाई, सीक्रेट का मतलब छुपकर, रिवॉल्यूशनरीज थे ये, क्रांतिकारी नेता जिन्हें बोला जाता है हिंदी में, रिवॉल्यूशनरी लीडर। तो इन्होंने क्या क्या किया सब कुछ जानेंगे इनके बारे में। इनका जन्म होता है जी 28 मई 1883 को, 28 मई 1883 को। कहाँ पे, महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है जी, सिटी है भागूर शहर में इनका जन्म होता है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में। ये सोशल रिफॉर्म्स और नेशनलिज्म के लिए इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने जी 1999 में मित्र मेला एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो रिवॉल्यूशनरी और नेशनल आइडियाज़ को प्रमोट करती थी। उसके बाद इन्होंने क्या है, फॉरेन गुड्स के भी अगेंस्ट थे ये, और स्वदेशी को प्रमोट करते थे। फॉरेन गुड्स का मतलब है जी विदेशी सामान, जो अंग्रेज़ों का सामान आता था ना यहाँ पे बेचते थे लाके, तो उनको भी क्या है विरोध करते थे कि फॉरेन गुड्स को नहीं अपना जाए और स्वदेशी को अपना जाए। स्वदेशी का मतलब है जी हमारे इंडिया में जो मेड है, इंडियन मेड गुड्स, मतलब जो इंडिया में गुड्स सर्विस मतलब जो भी सामान माल वस्तु बना है उसको ही यूज किया जाए, स्वदेशी को प्रमोट किया जाए। दूसरा ये नास्तिक थे, एथिज्म थे, और पर रैशनैलिटी में बिलीव करते थे। और इन्होंने जो हिंदू की ऑर्थोडॉक्स बिलीफ थे ना, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे जो उनके बिलीव्स थे, उनको डिसअप्रूव किया था, मतलब मानने से इनकार किया था। उनमें से जैसे कि जो काऊ वर्शिप करते थे, गाय की जो पूजा की जाती है हिंदुओं में, इसके भी खिलाफ थे। ये कहते थे ये एक सुपरस्टिशियस है, मतलब कि सुपरस्टिशियस का मतलब होता है जैसे बिलीव करते हैं ना,
ऑकवर्ड जो गतिविधियाँ सी होती हैं, जैसे आपके देखा होगा आपने विलेज एरिया में भूत वगैरह पे विश्वास करते हैं, तो ये सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस कहा था काउ वर्शिप को भी। नेक्स्ट क्या है इनके बारे में, जो हिंदू महासभा थी जी, उनके भी प्रेसिडेंट रहे 1937 से लेकर 1943 तक, लगभग कितने साल हो गए, 6 साल इसके प्रेसिडेंट रहे विनायक सावरकर जी। हिंदू महासभा क्या है, हिंदू महासभा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये 1915 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, आज भी काम करती है हमारी कंट्री में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, आपने पूरा नाम है इसका सुना होगा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा या ऑल इंडिया हिंदू महासभा भी बोलते हैं, ऑल इंडिया हिंदू महासभा एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। 1915 में बनी थी। 1915 में किसने बनाया था इसको, मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। आपने नाम सुना होगा मदन मोहन मालवीय, MQ लिखते हैं इसे शॉर्टकट में। इसको क्यों बनाया था, एज ए रेस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के रेस्पॉन्स पर बनाया था कुछ हिंदुओं ने मिलके। जब मुस्लिम लीग बनी थी आपको पता है 1906 में, और 1909 में एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमने अच्छे से कवर किया है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें मुस्लिम जो थे जो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दी थी। तो उसके बाद से क्या है, हिंदुओं को, कुछ हिंदुओं को लगा कि हम भी अपने हिंदुओं के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो उसके बाद से 1915 में हिंदू महासभा बनाई गई मदन मोहन मालवीय जी ने, और भी सारे लोगों ने मिलके। मेन लीडर थे मदन मोहन मालवीय जी। तो विनायक सावरकर जी थे, ये इसके प्रेसिडेंट रहे 1937 से लेकर 1943 तक। और क्या है जिनके बारे में, जब आपको पता होगा वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था कि इंडिया को बेलिजरेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। बेलिजरेंट का मतलब होता है जी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेलिजरेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को। इसका मतलब है कि इंडिया भी सेकंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व है। और इंडियंस को बुरा लगा, क्योंकि इंडियंस से पूछा ही नहीं गया कि वो इन्वॉल्व हो ना हो सेकंड वर्ल्ड वार में। तो जितना भी कांग्रेस ने सीट जीती थी इलेक्शन में, 1937 में इलेक्शन हुआ था वो, लगभग जो 1937 से 39 में जो गवर्नमेंट बनाई थी कुछ स्टेट में और इलेक्शन जीता था, तो कांग्रेस ने क्या किया, कुछ लीडर ने इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ये क्यों, क्योंकि बेलिजरेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इंडिया भी सेकंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व है। और ये लीडर्स को बुरा लगा तो रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट से। जो भी पोस्ट इन्होंने मिनिस्ट्रीज़ में, जो भी पोस्ट इनके पास में थी मिनिस्ट्रीज़, मतलब मिनिस्टर बने हुए थे कुछ इंडियंस। तो इसके बाद से क्या किया, VD सावरकर जी ने, हिंदू महासभा के लीडर थे, तो हिंदू महासभा भी कुछ सीटें जीती थी इलेक्शन में। तो हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलके कोऑपरेट किया, और मुस्लिम लीग के साथ मिलके दोनों ने, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने 3 प्रोविंस में, 3 स्टेट में, प्रोविंस को स्टेट बोला जाता था, स्टेट को ही प्रोविंस बोलते थे, उसमें 3 स्टेट में क्या है, 3 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बना ली। कौन कौन सी स्टेट में, सिंध, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन 3 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनानी हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलके कोऑपरेट करके। और इनके क्या कंट्रीब्यूशन था, फिर इन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को बनाया, ये भी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। और बाद में क्या किया, जो मित्र मेला बनाई थी इन्होंने, मित्र मेला इनके भाई ने और इन्होंने मिलकर बनाई थी। इनके भाई का नाम था गणेश सावरकर। तो गणेश सावरकर और VD सावरकर ने मिलकर मित्र मेला बनाई थी। आगे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई अभिनव भारत सोसाइटी, इसको यंग सोसाइटी भी बोला जाता था, यंग इंडिया सोसाइटी। और इन दोनों को, मित्र मेला और अभिनव भारत को, दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया। फिर जब अभिनव भारत सोसाइटी मिलाई थी, मित्र मेला को भी इसी में मर्ज कर दिया, मतलब मिला दिया, मर्ज का मतलब। और इनके क्या योगदान थे, इन्होंने तिलक का स्वराज पार्टी थी जो बाल गंगाधर तिलक की, उसको भी ज्वाइन किया। दूसरा, इन्होंने एक फ्री इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया, बनाया फ्री इंडिया सोसाइटी। इसका काम क्या था कि इंडिया की फ्रीडम के लिए, इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए आइडियाज़ को प्रमोट करना था, डिस्कस करना था कि इंडिया को फ्रीडम कैसे दिलाई जाए। दूसरा, इन्होंने क्या है, ये बिलीव करते थे कि आर्म्स यूज की जाए इंडिया को फ्री करने के लिए, मत हथियार, आर्म्स का मतलब है हथियार को यूज़ किया जाए, वीपन्स यूज किए जाए, इंडिया को फ्री करना है तो ब्रिटिश से। तो इन्होंने इस तरह इंग्लैंड में भी काम किया। और इनके इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, इन्होंने एक बुक लिखी जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है, द हिस्ट्री ऑफ वार
ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसको इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ये वही है जी। 1857 की क्रांति पे बुक लिखी थी इन्होंने, रिवोल्ट हुई थी जो, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम ये है। और ये क्या है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो आया था उसके अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था ना मुस्लिम के लिए, तो इसके भी ये खिलाफ थे। दूसरा एक इनकी हिंदुत्व नाम से बुक है जिसमें टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया गया है। तो ये इनसे रिलेटेड न्यूज़ है, इतना ही है इनके बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया आधार रिव्यू पिटीशन को। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली, याचिका डाली कि आधार जो बिल था, आधार बिल को एज ए मनी बिल पास किया गया था, तो उसको क्या है दोबारा रिव्यू करी सुप्रीम कोर्ट, वो मनी बिल नहीं था। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या है ये रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं क्या है। देखो तो जब आधार बिल पास किया था ना पार्लियामेंट में, तो एज ए मनी बिल पास किया था, लेकिन एक्सपर्ट का मानना वो मनी बिल नहीं था, उसे मनी बिल की तरह पास किया गया। मनी बिल की तरह पास करने से फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये जी, राज्यसभा में उसमें कोई असेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मनी बिल क्या है, मनी बिल एक तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कितने टाइप के बिल होते हैं, एक तो मनी बिल होता है जी, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक होता है जी फाइनेंशियल बिल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 4 टाइप के बिल होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। कोई भी लॉ कानून कुछ भी बनता है इन्हीं बिल के अनुसार बनता है। तो आधार बिल को मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया और मनी बिल की तरह पास किया गया। मनी बिल की तरह जब कोई मनी बिल होता है तो उसमें क्या होता है कि उसे लोकसभा में, ओनली इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे ऑर्डिनरी बिल है ना, उसे लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किसी में भी किया जा सकता है। मतलब सबसे पहले या तो लोकसभा में पास करा लो या राज्यसभा में करा लो। लेकिन मनी बिल का ऐसा है कि पहले लोकसभा में ही पास कराया जाएगा, फिर वो राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा क्या है उसे अमेंड नहीं कर सकती, सुधार नहीं कर सकती। हाँ, कुछ सजेशन दे सकती है लोकसभा को, तो सजेशन इसके लोकसभा पे डिपेंड करता है वो माने या ना माने। तो इसलिए मनी बिल पे ज़्यादा अथॉरिटी लोकसभा की होती है। तो इसलिए इसे मनी बिल की तरह पास किया गया आधार बिल को, ताकि जल्दी से पास हो जाए। तो लोकसभा में जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे किया जाता है, याद रखना। ये प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है, तब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ओनली लोकसभा में, याद रखना। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता इसे। तो ये कंट्रोवर्सी है जी इससे रिलेटेड कि ये मनी बिल क्या है, लोकसभा मतलब राज्यसभा की जो मेजोरिटी है उसको, उसके बिना ये पास किया गया। और ये आधार बिल और मनी बिल में क्या फिर प्रॉब्लम क्या है जी, जो सेक्शन 7 है आधार एक्ट का, जो आधार एक्ट अब तो एक्ट बन गया ना, आधार बिल तो पहले था पास होने से पहले पार्लियामेंट में, जब तक पास ना हो, जब तक बिल है, और पास हो जाए तो एक्ट बन जाता है अधिक कानून। तो इस एक्ट में 7 में कहता है, ये इसका एक्ट में, कि एक्सपेंडिचर फॉर सब्सिडी, मतलब सब्सिडी के लिए खर्चा, सर्विसेज और बेनिफिट्स अंडर वेलफेयर स्कीम, मतलब जितने भी कल्याण के लिए जो स्कीम है, योजना है, उनके लिए पूरा सर्विस और बेनिफिट के लिए सारा एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड है, और जो कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा इस आधार एक्ट के थ्रू। तो इसलिए इसे मनी बिल की तरह पास किया गया, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन है। और मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 110 में, तो इसमें भी वही प्रोविज़न होती हैं, तो इसलिए इसे मनी बिल की तरह पास किया गया। अब फिर इशू क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो, जो मनी बिल का डिसीजन लेना है कि मनी बिल है या नहीं है, वो फाइनल डिसीजन स्पीकर का होता है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना जी, अध्यक्ष लोकसभा का, अभी कौन है, ओम बिरला है, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर। तो फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता है, वो ही डिक्लेयर करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है। अगर स्पीकर ने डिक्लेयर कर दिया ना कि ये मनी बिल है, तो मनी बिल ही समझा जाएगा। ये फाइनल अथॉरिटी होती है स्पीकर के, वो डिक्लेयर करने के लिए मनी बिल है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये फाइनल अथॉरिटी है। लेकिन जिन्होंने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि स्पीकर ने ठीक है फाइनल अथॉरिटी है, लेकिन उसे चैलेंज तो किया जा सकता है ना कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ, चैलेंज तो किया जा सकता है। ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये मैंने बता चुका हूँ। ये 110 क्लाउज 1 है, आर्टिकल है हमारा संविधान में, उसके अंदर ये मनी बिल की तरह पास किया था।
और मनी बिल उसी में आता है आर्टिकल 10 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ चैलेंज तो किया जा सकता है लेकिन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज होनी चाहिए, मतलब कुछ निश्चित परिस्थितियों पे ही इसे चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। वो परिस्थितियाँ मतलब इसलिए मनी बिल को ये सर्टेन क्या सर्कमस्टेंसेज पे ही चैलेंज किया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार एक्ट क्या है, मनी बिल है, क्योंकि वो कह चुका है, स्पीकर ने फाइनल किया था, इसलिए हम इसे पिटीशन नहीं ले रहे, तो मानने से इनकार कर दिया। ये इशू था इससे रिलेटेड। मनी बिल क्या है, मनी बिल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। देखो जिसमें प्रोविज़न होती है टैक्स से रिलेटेड, अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड या फंड से, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना हमारा, जैसे जितना भी अपना फंड आता है, 3 फंड होते हैं ना हमारे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक फंड होता है एक हमारा। तो ये जो होते हैं ना 3 फंड, इनमें से जैसे मान लो जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से जो पैसा लेना गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए पूरे साल भर के लिए, तो टैक्स के लिए या फिर कोई भी फंड लेना है, तो वो मनी बिल की कैटेगरी में आता है। और इसमें प्रोविज़न दी हुई है आर्टिकल 110 में, क्लाउज 1 ए से लेके जी तक, ABCDG ऐसे प्रोविज़न दी हुई हैं। उनमें जो भी लिखा है अगर किसी बिल में वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है उसको मनी बिल माना जाता है। तो आप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए और ये सारी प्रोविज़न पढ़िए ए से लेके जी तक। ये क्या है, ये 6-7 प्रोविज़न है कि मनी बिल आपको पता लगे ताकि। तो ये तो न्यूज़ थी जी। अब मनी बिल के बारे में बता चुका हूँ कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती, कि सिर्फ सजेशन कर सकती है। राज्यसभा कैन नॉट मेक अमेंडमेंट और सिर्फ सजेशन दे सकती है। ये सारा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और लोकसभा क्या है कि लोकसभा की चॉइस है, अपनी मर्जी है कि एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, मतलब जो भी राज्यसभा ने सजेशन दिया है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 110 से लेके ए से लेके जी तक, ये जो भी प्रोविज़न अगर हैं किसी बिल में तो वो मनी बिल उसे समझा जाता है। तो इतना ही था इससे रिलेटेड। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये वही लिखा है आपका कि जब क्वेश्चन अराइज होता है कि मनी बिल है या नहीं है, तो स्पीकर का डिसीजन ही फाइनल होता है कि वो बिल मनी बिल है या नहीं है, स्पीकर फाइनल करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी हमारा मिलिट्री स्पेशलिस्ट टू गेट S-400 ट्रेनिंग इन मॉस्को। इंडिया के कुछ मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं, मतलब फ़ौज के कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो क्या है S-400 की ट्रेनिंग के लिए रसिया से ट्रेनिंग लेंगे। S-400 के लिए, S-400 है क्या, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जी, जो इंडिया परचेज कर रहा है रसिया से। अब न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए US ने कहा है, अमेरिका ने, कि इंडिया कि आप इसे परचेज मत करो रसिया से, वरना हम आप पे सैंक्शन लगा सकते हैं। सैंक्शन का मतलब है जी प्रतिबंध, मतलब सैंक्शन से क्या है, प्रतिबंध किस पे लगाएंगे, ट्रेड पे। US ट्रेड नहीं करेगा इंडिया से, ट्रेड बंद कर देगा। और भी कंट्री हैं जो अलाइज कंट्री है US की, उनसे भी बोलेगा कि इंडिया से कोई ट्रेड ना करी जाए। तो ये एक तरह से धमकी दी है इंडिया को, वार्निंग किया है, वार्न किया है। अब किसके थ्रू किया है, अमेरिका का एक एक्ट है जी, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू ये अमेरिका ने यूज़ किया है इस एक्ट को, और इंडियन एयरफोर्स को जो S-400 क्या है बाय कर रहे, परचेज कर रहा है इंडिया, इसके थ्रू, इस एक्ट के थ्रू इंडिया को वार्न किया है, धमकाया है। ये एक्ट है क्या, ये एक्ट है जी, ये एक एक्ट बनाया था अमेरिका ने, इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा। काउंटरिंग का मतलब है विरोध करना, अमेरिकाज एडवर्सरी जो अमेरिका के एनिमी कंट्रीज़ हैं, थ्रो सैंक्शन एक्ट मतलब थ्रो सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगा के उन पे विरोध करना उनका। तो ये एक्ट क्या है, मेनली बनाया था काउंटर करने के लिए। किसको काउंटर मतलब विरोध कर, काउंटर का मतलब विरोध करने के लिए। किसको विरोध करने के लिए, 3 कंट्रीज़ हैं जी, एक आपका ईरान, एक रसिया और एक नॉर्थ कोरिया। ये अमेरिका इन्हें अपना एनिमी कंट्री समझता है, तो इसके विरोधी समझता है। तो इनको काउंटर करने के लिए, मतलब जो भी इनसे ट्रेड करता है ना, जो भी कंट्री, तो ये कंट्रियों से मना करता है कि इन 3 कंट्रियों से कोई ट्रेड ना करे, वरना अमेरिका उनसे ट्रेड नहीं करेगा या प्रतिबंध लगाएगा और भी चीज़ों पे, समझे, अपना ट्रेड रिड्यूस कर देगा। तो ये न्यूज़ है इसके बारे में। अब इस एक्ट में फ़ायदा क्या है जी, इस एक्ट के थ्रू अगर रसिया से ट्रेड नहीं करेंगे, वो रसिया पे एक तरह से सैंक्शन लगाना चाहता है। किस चीज़ में, ताकि रसिया अपना जो ऑयल गैस इंडस्ट्री है उसकी वो क्या है, अपना ऑयल गैस ना बेच सके किसी को, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर है उसमें क्या है, प्रमोट ना हो सके उसका रसिया का। तो ये सारे सैंक्शन लगाता है। और क्यों लगाता है, क्योंकि रसिया ने 2014 में क्या हुआ था, यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, क्रीमिया एक पार्ट था, टेरिटरी था जी, एरिया,
उसको हड़प लिया था रसिया ने मिलिट्री फोर्स से, मतलब फोर्स भेज के क्रीमिया को रसिया में शामिल कर लिया था। तो इस वजह से एक तो ये, और दूसरा अभी क्या है जी, दूसरा ये है कि मॉस्को ने, मतलब रसिया ने क्या है, उसके इलेक्शन में जो 2016 में जो पहले इलेक्शन हुआ था, अभी 2020 के इलेक्शन हुआ था एक तो यूएस में, उससे पहले जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था 2016 में, 2016 में, उसमें क्या है, ऐसा इस पे आरोप लगा था रसिया पे, उसने क्या है इंटरफेयर किया था इलेक्शन में, और क्या है ट्रम्प को जिताने के लिए, मतलब बहुत उसमें क्या किया था कि लोगों को जो वो है माइंडसेट उसको चेंज किया जा सके, इसलिए क्या है कि अमेरिका क्या है रसिया से थोड़ी दुश्मनी रखता है। उसके दो कारण मैंने बता दिया आपको, एक तो क्रीमिया को हड़पा और दूसरा इलेक्शन में इंटरफेयर किया, मेडलिंग की। तो इस वजह से अमेरिका नाराज़ रहता है मॉस्को से। यही है जी काटसा एक्ट, और यही है रसिया से क्यों रहता है और क्यों इंडिया को मना कर रहा है। तो हमारी न्यूज़ इससे रिलेटेड ख़त्म हुई। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है वेस्ट बैंक एंड इश्यूज़ एसोसिएटेड। ये वेस्ट बैंक क्या है और क्या इशू है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसराइल ने क्या किया, वेस्ट बैंक में अप्रूव कर दिया है कि सेटलमेंट होम्स को, मतलब कि इसराइल के लोग जाके वेस्ट बैंक में रह सकें, ये इसने अप्रूव कर दिया है। ट्रम्प के एग्जिट होने से पहले, ट्रम्प के एग्जिट होने से पहले यानी कि 20 नवंबर को आपको पता है जो बिडेन नए राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट जो बिडेन नए राष्ट्रपति यूएस के बन गए हैं प्रेसिडेंट, और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है, जो फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, और फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फीमेल प्रेसिडेंट है। तो इशू क्या है जी, अब रसिया जो इसराइल है उसने वेस्ट बैंक में लोगों को अलाउ कर दिया, सेटलमेंट को अप्रूव कर दिया है ट्रम्प के जाने से पहले, क्योंकि ट्रम्प क्या है सपोर्ट करते थे, अमेरिका तो पता है इसराइल को सपोर्ट करता है, इसराइल और अमेरिका की दोस्ती अच्छी है, तो ट्रम्प भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो ट्रम्प के जाने से पहले ही अप्रूव कर दिया था कि वेस्ट बैंक में जाके इसराइल के लोग सेटलमेंट कर सकें, रह सकें। अब ये इशू क्या है सारा, वेस्ट बैंक है क्या, कहाँ पे, ये सारा डिटेल से जानेंगे। वेस्ट बैंक देखो जी पहले आप, ये जी वेस्ट एशिया का मैप, ये आपका सऊदी अरबिया को तो आप जानते ही होंगे, सऊदी अरबिया के साइड में जॉर्डन, और ये जी आपका इज़राइल, ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, और ये मेडिटेरियन सी आपने देखा होगा मैप में, और ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका रेड सी, इधर रेड सी। तो जो इज़राइल है ये वेस्ट बैंक है आपका, ये है वेस्ट बैंक, इसके ईस्टर्न साइड में जॉर्डन लगता है, वेस्टर्न साइड में इज़राइल, और इसके सीरिया लगता है एक साइड में, सीरिया। ये सारे डिटेल से आप मैप में देख लो, इस सब के बारे में अच्छे से जानेंगे हम अभी। ये वेस्ट बैंक है, ये आपका गोलन हाइट है, गोलन हाइट ये क्या है, इसराइल ने हड़प लिया था इसे सीरिया से, 1967 में वार हुआ था, 6 डे वॉर बोलते हैं उसे, 6 डे मतलब 6 दिन चला था वो वॉर, युद्ध। किस किस के बीच में चला था, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया एक साइड थे तीनों कंट्री, और इसराइल अकेला, फिर भी इसराइल ने तीनों को हरा दिया उस वार में। और जॉर्डन के पास से वेस्ट बैंक को हड़प लिया, सीरिया के पास से गोलन हाइट को ले लिया, और इजिप्ट से क्या है, इजिप्ट से ये सिनाई पेनिनसुला है, इस पर उसने डिस्प्यूट चलता रहता है इससे रिलेटेड, तो इतने सारी टेरिटरी पे उसने राज किया। और जब ये जो देख रहे हो ना वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप, छोटा सा ये छोटी सी गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी भी बोलते हैं, ये दोनों पैलेस्तीन क्या है, इन्हें अपना पार्ट मानता है। पैलेस्तीन एक कंट्री है जी, हिंदी न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे तो फिलिस्तीन लिखा रहता है, फिलिस्तीन, तो इससे कंफ्यूज मत होना, इसे पैलेस्तीन भी बोलते हैं, पैलेस्तीन। तो पैलेस्तीन क्या है, पैलेस्तीन है लोग हैं, जैसे हम इंडिया है तो इंडिया में जो लोग रहते हैं इंडियन बोलते हैं ना, इंडियन, तो ऐसे पैलेस्तीन को पैलेस्तीनियन है, जो वो गाजा और वेस्ट बैंक को अपना पार्ट समझते हैं, गाजा और वेस्ट बैंक को अपना पार्ट समझते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी अलग कंट्री है वेस्ट बैंक और गाजा, लेकिन इसराइल क्या है वेस्ट बैंक को अपना पार्ट मानता है और अपना सेटलमेंट करना चाहता है लोगों का। तो अभी गाजा में तो सारे कौन रहते हैं, वेस्ट पैलेस्तीनी रहते हैं, और वेस्ट बैंक में भी रहते हैं लगभग 50-60 लाख के लगभग लोग यहाँ पे रहते हैं पैलेस्तीन। लेकिन इसराइल क्या है, वो अपने लोग भेजता रहता है, यहाँ पे कब्जा करता रहता है। और ये जो आप वेस्ट बैंक के साइड में देख रहे हो ना, नीला नीला सा थोड़ा, ये आसमानी कलर जैसे मेडिटेरियन सी है, ऐसे ये एक डेड सी है जी, इसका नाम डेड सी है, डेड सी। तो डेड सी देख लेना आप, वेस्ट बैंक इसराइल और जॉर्डन से घिरा हुआ है। और ये जो गोलन हाइट के साइड में ये है जी आपका सी ऑफ गैलिली, क्या है यहाँ लिख देता हूँ, सी ऑफ गैलिली, गैलिली किसे पहनेंगे, GALILI,
LEE, सी ऑफ गैलीली। तो सी ऑफ गैलीली देख लिया, डेड सी देख लिया। इश्यू क्या है, अब इसे में क्या लिखा है ये डिटेल से देखते हैं हम। देखो एक लैंड लॉक टेरिटरी है वेस्ट बैंक, यहाँ वेस्ट बैंक की बात हो रही है जो भी हो रही है। लैंड लॉक का मतलब है जी चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ, लैंड लॉक कंट्री है, टेरिटरी है। और ये मेडिटेरेनियन सी के पास है, हमने देख ही दिया। जॉर्डन इसके ईस्ट में है। और जो इजराइल और वेस्ट बैंक की जो बाउंड्री है ना उसे बोलते हैं ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन सेपरेट करती है वेस्ट बैंक और इजराइल को, ये याद रखना है, ग्रीन लाइन को आपको याद रखना है। और डेड सी भी इसके पास में मैंने दिखा चुका हूँ। डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट यही है जी, देखो 1948 में 1948 में अरब और इजराइल का वार हुआ था, अरब कंट्री और इजराइल का वार हुआ था। उसमें क्या है, वेस्ट बैंक को ना कैप्चर कर लिया था जॉर्डन ने, जॉर्डन के पास था ये वेस्ट बैंक। 1948 में इसे जीत लिया था जॉर्डन ने। लेकिन 1967 में फिर दूसरा वार हुआ, 6 डे वार जिसे बोलते हैं, 6 दिन का वार। किस किस के बीच में, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन एक साइड थे और इजराइल एक साइड। इजराइल ने फिर क्या है वेस्ट बैंक को फिर कैप्चर कर लिया जॉर्डन से, और इसने सीरिया से भी लिया, देखो वेस्ट बैंक को लिया जॉर्डन से, और गोलन हाइट है जो उसको सीरिया से लिया, समझे। और ये सीरिया के कब्जे में है तब से वेस्ट बैंक 1967 से। अब यहाँ पे क्या है, 4 लाख इजरायली सेटलर्स हैं, जो 4 लाख इजराइल ने अपने सेटलर भेजे हुए हैं, यहाँ पे रहते हैं वो क्या है, जियोनिस्ट हैं, मतलब ज्यूज हैं, वो ज्यूज, उनका धर्म क्या है, ज्यूज बोलते हैं, इजराइल में ज्यूज रहते हैं। और पैलेस्तीन है यहाँ पे देखो 26 लाख है जी, मैंने 50 लाख बोला था ना, वो गलत मिस्टेक हो गई मेरी, सॉरी उसके लिए। 20 लाख पैलेस्तीन रहते हैं यहाँ पे वेस्ट बैंक में। और क्या है कि जो पैलेस्टीन है वो क्या है, अपना अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, मतलब अपना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं पैलेस्टीनियन। और क्या है जी इसके बारे में, जो ये है इजराइल ने क्या है 1967 में कंट्रोल ले लिया था और अपने ज्यूस पीपल को यहाँ पे मूव करता रहता है, भेजता रहता है। अब ये इलीगल क्यों है सेटलमेंट, इलीगल इसलिए थी, एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके बारे में पढ़ा होता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में बनी थी, उसके ऑर्गन्स हैं ये 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से 2 ये हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 3 ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के, 6 में से, टोटल 6 हैं। इन तीनों ने क्या कहा, इन्होंने इलीगल बताया, वॉयलेशन बताया किसका, 4th जेनेवा कन्वेंशन का। क्यों, जो इजराइल वेस्ट बैंक में सेटलमेंट कर रहा है ना, वेस्ट बैंक में इजराइल, उसको वॉयलेटिव बताया, मतलब उल्लंघन करता है 4th जेनेवा कन्वेंशन को। अभी 4th जेनेवा कन्वेंशन क्या है जिसका उल्लंघन करता है इजराइल का ये स्टेप, कि इजराइल वेस्ट बैंक में क्या है सेटलमेंट कर रहा है, ये 4th जेनेवा कन्वेंशन है जी, 1949 में ये साइन हुई थी कन्वेंशन एक। इसके अनुसार अगर कोई भी कंट्री मान लो, जैसे वेस्ट बैंक को अभी क्या कैप्चर कर रखा है, लीगली इसकी टेरिटरी नहीं है इजराइल की, इसने हड़प रखा है वेस्ट बैंक को, क्योंकि पैलेस्तीन भी उस पर अपना हक जमाता है, तो अभी डिस्प्यूटेड एरिया आ जाए, डिस्प्यूटेड, तो इजरायली ऑक्यूपाइड है ये। तो जेनेवा कन्वेंशन क्या बोलती है, 4th जेनेवा कन्वेंशन हुई थी 1949 में, अगर कोई अवैध तरीके से किसी का कब्जा कर रहा है तो अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पे सेटलमेंट नहीं करेगा, आप लोग पॉपुलेशन को नहीं भेजेगा, तो जो इजरायली पीपल है वहाँ पे नहीं रह सकते। लेकिन इसराइल तो भेज रहा है यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन वेस्ट बैंक में, और यहाँ पे 26 लाख पैलेस्तीन रहते हैं, जो पैलेस्तीन कहते हैं कि हमारी अलग कंट्री है, ये हमारी कंट्री का पार्ट है। तो क्या है, जब इसराइल भेज रहा है अपनी पॉपुलेशन तो ये इलीगल हो गया ना, वॉयलेशन हो गया 4th जेनेवा कन्वेंशन का। तो क्योंकि ये तो 4th जेनेवा कन्वेंशन है, वो तो यही बोलती है कि कोई भी कंट्री अगर अवैध रूप से कब्जा करेगा किसी भी टेरिटरी का, वो अपनी पॉपुलेशन नहीं भेज सकता, और ये भेज रहा है, तो इसलिए वॉयलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया। दूसरा क्या है, एक रोम स्टैच्यूज है, एक ये भी मतलब रूल्स हैं जी, जिसमें क्या है, इसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सेटअप किया था, बनाया था 1998 में। तो इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार भी ये इलीगल है, क्योंकि ये क्या है, वॉन्टनली, ये क्या है, फोर्सफुली, वॉन्टनली का मतलब है जी इन ए क्रूअल मैनर या निर्दयता रूप से कह सकते हो, बेरहमी से क्या है, वेस्ट बैंक में अपनी पॉपुलेशन को क्या भेजता है और पैलेस्तीन पे अत्याचार करता है। तो ये इसका भी क्या है, उल्लंघन है, वॉयलेशन है इसके अनुसार भी। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ थी जी, आपको पता चल गया होगा वेस्ट बैंक के बारे में, सारी रिलेटेड न्यूज़ में आता ही रहता है ये। तो आज के करंट अफेयर के टॉपिक तो हो जी ख़त्म। अब करेंगे हम करंट अफेयर पे बेस्ड क्या क्वेश्चन, तो करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये आगे जी क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, फर्स्ट है सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च किया है, सेकंड एडिशन किसने लॉन्च किया है ये बताना है, अभी आज ही किया है हमने करंट अफेयर में। फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, या नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने किया है, किसने लॉन्च किया है जी बताना है आपको। जी बिल्कुल करेक्ट, बी इसका करेक्ट आंसर है, नीति आयोग ने किया है, आज ही पढ़ा है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इट इज़ इंडिजीनस टू वियतनाम ओनली। ये कह रहा है जी क्या सिर्फ ये वियतनाम में ही प्रोड्यूस होता है, ये फल सिर्फ इंडिया का मतलब वियतनाम का ही फल है क्या ये ड्रैगन फ्रूट। सेकंड बोल रही है इट ग्रोज इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल। ये सारी कंट्री में ना, सारी कंट्रीज़ में क्या है, मतलब सारी सॉइल में, मतलब जो जितनी भी तरह की मिट्टी हैं सब में हो सकता है, सब में ग्रोन हो सकता है, सब में उगाया जा सकता है, किसी भी तरह की मिट्टी हो, अलूवियल हो, आपकी रेड सॉइल हो या ब्लैक सॉइल हो। थर्ड बोल रहा है इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर। ये बहुत ज़्यादा पानी चाहिए जी इसे उगाने के लिए, बहुत ज़्यादा पानी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, बताओ। आपके ऑप्शन है ये 1 and 3, 3 ओनली, 1 2 या 2 ओनली। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है, वियतनाम में नहीं इंडिया में भी होता है। हमें अभी पढ़ा है, गुजरात ने इसका नाम रखा है कमालम, और 1990 में ये इंडिया में लाया गया था ये फ्रूट, तब से उगाया जाता है, और बहुत सारी श्रीलंका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत सारी कंट्रीज़ में भी और भी होता है। तो फर्स्ट बिल्कुल गलत है, जहाँ पे फर्स्ट है उसे काटो, ए कट गया, सी कट गया। अब इन 2 और 3 में से एक ही सही है। अब ये तो पता है हमें कि सभी तरह की मिट्टी में हो सकता है, तो ये भी सही है, तो 2 करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर। और ये गलत है जी, इसे लॉट्स ऑफ वाटर नहीं चाहिए, बहुत ही लेस वाटर चाहिए उगाने के लिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है जी इसमें। नेक्स्ट है जी मेरी टाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स इज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये सिटमैक्स एक मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, नेवीज़ के बीच में होती है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है ये बताना है आपको। फर्स्ट है जी सिंगापुर एंड थाईलैंड, सेकंड है सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया, सिंगापुर एंड इंडिया, थाईलैंड एंड इंडिया, कौन सी कंट्रीज बताओ जिसके बीच में होती है। इसका करेक्ट आंसर है जी बी, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया। इसके नाम में छिपा है देखो, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। मैरी टाइम एक्सरसाइज, एम से मैरी टाइम और ई एक्स से एक्सरसाइज, 3 कंट्रीज़ के बीच में होती है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 4 पर 1000 इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है जी, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। करेक्ट स्टेटमेंट आपके ऑप्शन है जी, पहले स्टेटमेंट तो पढ़ लें। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है द 4 पर 1000 initiative intends to increase soil organic matter and carbon sequestration through the implementation of agricultural practices such as agroforestry and conservation agriculture। ये कह रहा है जी जो इनिशिएटिव है ना 4 पर 1000 इनिशिएटिव, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर हो जाए सॉइल में उसको इंक्रीज करता है, और जो सॉइल कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कैप्चर करती है, कार्बन जो कार्बन होता है ना जी, सॉइल क्या उसको कैप्चर करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो उसको बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है उनके थ्रू, जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब है मतलब कृषि के साथ साथ खेत में, मान लो कोई खेत में कृषि कर रहा है, गेहूँ चावल कुछ उगा रहा है, उसके साथ पेड़ भी लगाए बहुत सारे खेत में, जगह जगह पे, या उसकी जो एम्बैंकमेंट होती है, मैंड होती है साइड में बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पे तो उस पर पेड़ वगैरह लगाए, उसे एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं, या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के थ्रू प्रैक्टिस ये अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर में। इनके थ्रू क्या है, कार्बन का जो सिक्वेस्ट्रेशन है मतलब कार्बन का कैप्चर है वो इस सॉइल में बढ़ता है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। तो ये इनिशिएटिव इससे रिलेटेड है क्या, ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है। सेकंड बोल रही है इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक फायो की इनिशिएटिव है क्या, करेक्ट बताना जी आपको। देखो जी सेकंड बिल्कुल गलत है, इसका नहीं है ये, लेकिन फर्स्ट सही है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बारे में जान लेते हैं ये किसका इनिशिएटिव है। ये UNFCC है जी, इसका इनिशिएटिव है ये। UNFCC क्या है जी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है जी। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो जी, कन्वेंशन मान लो, ट्रीटी है जी। ये क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको रिड्यूस करने के लिए काम करती है वर्ल्ड वाइड। इंडिया इसका मेंबर है, हाँ जी बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। इसकी एक मीटिंग हुई थी जी, मीटिंग को बोलते हैं जी कॉप। इसकी मीटिंग जो होती है हर साल,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म है। ये 22वीं मीटिंग हुई थी COP22 2016 में, 2016 में। इसकी सबसे फेमस मीटिंग आपने पढ़ी होगी COP21, ये पेरिस में हुई थी 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक COP22 हुई थी UNFCCC की, उसमें एक ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान, एक ये प्लान अडॉप्ट किया था इस UNFCCC ने, उसके अंडर ही ये इनिशिएटिव लिया गया था, ये 4/1000 इनिशिएटिव, समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट बताना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड और कैन हेल्प सॉइल स्टोर मोर कार्बन, मतलब जो सॉइल में ज़्यादा कार्बन स्टोर रहे, कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो इसे हेल्प करते हैं कि सॉइल में ज़्यादा कार्बन रहे। फर्स्ट कह रहा है जी, नेवर लिविंग सॉइल बेयर, मतलब कि सॉइल को खाली ना छोड़ना, मतलब जैसे सॉइल है ना, इसको खाली ना छोड़ना, इस पर कुछ डाल देना, मतलब जो रेजिड्यूज बचते हैं ना क्रॉप के अवशेष, जैसे मान लो पैडी की कल्टीवेशन की, पैडी का जो अवशेष बचता है जिसे बोलते हैं पराली, वो डाल दी, तो वो प्रैक्टिस करके। सेकंड क्या है, इंटरक्रॉपिंग एंड ग्रोइंग मोर ग्रास स्ट्रिप्स, मतलब कि इंटरक्रॉपिंग करके, इंटरक्रॉपिंग का मतलब है जी जब क्या है एक खेत में क्या है एक से ज़्यादा फसल जो ग्रोन की जाती है उसको बोलते हैं, या फिर ग्रासेस वगैरह, घास वगैरह उगा के खेत में, इससे भी इसको क्या है सॉइल स्टोर का, सॉइल में ज़्यादा कार्बन को स्टोर किया जा सकता है। थर्ड बोल रही है एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब है जी पशु चराना, पशु जो चरते हैं ना, बहुत ज़्यादा पशु चराने से क्या कार्बन ज़्यादा स्टोर होगा। फोर्थ बोल रही है यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड कंपोस्ट, मतलब कृषि में एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, खाद है, वो यूज करना, कंपोस्ट यूज करना। तो आपको करेक्ट बताना जी कौन कौन सी प्रैक्टिस हैं जो सॉइल में कार्बन को बढ़ाएंगी। 1 2 3 1 3 4 ऑल या 1 2 4। देखो जी 3 बिल्कुल नहीं है, पशुओं के चराने से क्या है कार्बन का और लॉस होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उन्हें पशु चर जाएंगे, खा जाएंगे, और इससे क्या होगा सॉइल क्या है बेयर हो जाएगी, मतलब कि नंगी हो जाएगी सॉइल, एक तरह से मान लो आप, मतलब सॉइल पे कुछ नहीं बचेगा, और इससे क्या है कार्बन स्टोर नहीं होता बल्कि कम होता है। तो जहाँ जहाँ पे 3 है उसे काट दो, ए में 3 है, बी में 3 है, सी में 3 है, ये कट जाएगा जी, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, और सारी प्रैक्टिसेस बिल्कुल करेक्ट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, निमोनिया से ये रिलेटेड है जी, निमोनियो, ये क्या है, नीमोकोनियासिस, नीमोकोनियोसिस समटाइज सीन इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है ये बताना है आपको। ये आपके ऑप्शन है जी, हाई लेवल ऑफ फैट इन ब्लड, ब्लड में जब हाई लेवल फैट चर्बी बढ़ जाती है ब्लड में तो उससे रिलेटेड है, या ब्लैक लंग डिसीज से रिलेटेड है, या हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से, या ट्यूबरक्लोसिस TB से रिलेटेड है, किससे जी बताओ। इसका करेक्ट आंसर है जी बी ब्लैक लंग डिसीज़ है जी, एक ये नीमोकोनियोसिस, ये न्यूज़ में रहती है, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। ये है जी आपके ऑप्शन, ये फर्स्ट बोल रही है जी आपकी, ये देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड इज़ ए फंड एस्टेब्लिश विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC, ये UNFCCC के अंदर ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है एस्टेब्लिश किया गया था क्या। फंड्स इन्वेस्टमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स ओनली, क्या जो फंड में आता है सिर्फ अनुदान के रूप में आ सकता है, ग्रांट्स का मतलब होता है अनुदान, कोई दान कर दे उसके रूप में ही आ सकता है कि इसमें फंड में पैसा। थर्ड बोल रही है ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट एक्सेस मॉडलिटी सो दैट नेशनल एंड सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन रिसीव फंडिंग डायरेक्टली रेदर देन ओनली वाया इंटरनेशनल इंटरमीडियरीज। ये कह रहा है जी जो भी नेशनल और सब नेशनल कोई भी मतलब राष्ट्र, देश, कंट्री इस फंड से, ग्रीन क्लाइमेट फंड से जो फंड रिसीव करता है ऑर्गेनाइजेशन से, वो डायरेक्टली इस फंड से रिलीज करता है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं होता, इंटरमीडियरीज नहीं होता। तो बताइए जी 1 सही है, 1 2 1 3 या तीनों सही हैं। देखो जी जिसमें ओनली आए ना वह उस पर थोड़ा आपको ध्यान से सोचना है। ये कह रहा है ग्रांट्स ओनली, सिर्फ अनुदान दान देता है उससे ही आ सकता है ना जी, बिल्कुल गलत बात है, ये 2 नहीं है, गलत है, जहाँ 2 2 है वहाँ काट दो, A और C में से चुनना आपको। A तो बिल्कुल सही है जी, करेक्ट है, क्योंकि दोनों में 1 तो क्या है, दोनों में 1 3 1, तो A तो बिल्कुल करेक्ट है, और तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है जी, ये डायरेक्टली कंट्रीज़ को क्या है फंड देता है, कोई बीच में बिचौलिए नहीं होते, इंटरमीडियरीज नहीं होते, तो इसका C आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट पे। और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना जो, ये 2010 में बनाया था UNFCCC ने, UNFCCC के बारे में हम डिटेल में पिछले
क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, 2010 में बनाया था, ताकि ग्रीन हाउस गैस है ना उसका इमिशन कम किया जा सके। ऐसी टेक्नोलॉजी कंट्रीज़ क्या है अडॉप्ट करें, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस है जो पॉल्यूशन करती हैं, प्रदूषण करती हैं एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, उनको कम किया जा सके, इसलिए बनाया था। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। को स्टेटमेंट दी हुई है रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट। ये स्पेशल ड्राइंग राइट है जी, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दी हुई है, इसके बारे में इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको, इनकरेक्ट कौन सी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है स्पेशल ड्राइंग राइट SDR इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व असेट क्रिएटेड बाई IMF। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो इसने क्रिएट किया था इसको, SDR को, और ये इंटरनेशनल रिजर्व की तरह काम करता है। सेकंड बोल रही है द वैल्यू ऑफ SDR इज नॉट सेट बाई IMF रेदर इट इज़ डायरेक्टली डिटरमाइंड बाई सप्लाई एंड डिमांड इन मार्केट। सेकंड बोल रही है जो IMF की SDR ये है, इसकी वैल्यू IMF डिसाइड नहीं करता, बल्कि क्या है कि ये डायरेक्टली सप्लाई और डिमांड जो होती है मार्केट में उससे डिफाइन होता है। थर्ड बोल रही है इट कैन बी हेल्प्ड एंड यूज्ड बाय मेंबर कंट्रीज, प्राइवेट एंटिटीज़ और इंडिविजुअल। ये क्या है जो SDR है, प्राइवेट जो कंट्रीज हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, कोई प्राइवेट मान लो कंपनी है वो भी यूज़ कर सकती है, और इंडिविजुअल भी पर्सन भी इसे यूज़ कर सकते हैं SDR को। आपको इनकरेक्ट बताना है जी। देखो जी फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और हमें बतानी है इनकरेक्ट, जहाँ पे फर्स्ट है उसे काट दो। अब ये B और C में बचा। और देखो जी सेकंड भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई पे ना डिफाइन नहीं होती, बल्कि IMF ने करेंसी रखी हुई है कुछ अपनी बास्केट में उससे डिफाइन होता है। जैसे डॉलर रखा है US डॉलर, स्टर्लिंग पाउंड रखा हुआ है, यूरो रखा हुआ है, येन रखा हुआ है, और आपकी चाइनीज़ की करेंसी रखी हुई है रेनमिनबी, और जापान की येन। इन पांच जो करेंसी हैं उन पे डिफाइन करता है IMF। तो क्या है ये सेकंड गलत हो जाएगा, और थर्ड भी गलत है, क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ कंट्री यूज़ कर सकती है SDR को। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, इसका C आंसर हो जाएगा जी, ये इनकरेक्ट है। इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं जी। ये देखो SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, ये इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व है, एक असेट है जो IMF ने क्रिएट की थी 1969 में। एक तरह से ये कोई याद रखना है, जो SDR है वो क्या है, ये जो US डॉलर होता है, जापानीज येन, ये करेंसी के नाम है। जैसे हमारी इंडियन की करेंसी क्या है रुपीज़, ऐसे US की क्या है डॉलर, जापान की येन, और यूरो जी पूरे यूरोप की एक यूरोपियन ग्रुप है जो उसने अपना रखी है यूरो। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की है जी, और चाइनीज़ की रेनमिन भी बोलते हैं, या युआन भी बोलते हैं इसको, युआन या रेनमिन। तो इन करेंसी पे बेस्ड ये इसका जो मूल्य है निर्धारित करता है IMF। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, ये कोई करेंसी नहीं है और ना ही क्लेम है ऑन IMF। इट इज़ नॉट ए करेंसी और नॉट ए क्लेम ऑन IMF। IMF पे ना तो क्लेम है ना ही करेंसी है, लेकिन क्या है ये फ्रीली यूज़ कर सकता है करेंसी की तरह। एज ए करेंसी कोई भी कंट्री यूज़ कर सकता है इस एक कंट्री को देने में। मान लो SDR है, मान लो एक SDR की कीमत इन जो ये 5 करेंसी है इन पे निर्धारित होता है, इनके बेस पे, तो आपस में ट्रेड करने पे, सेटलमेंट करने पे निर्धारित कर सकते हैं। और आपको पता होगा RBI जब नोट छापती है तो उसके अपने जो अकाउंट है उसमें भी रखती है ये SDR वगैरह। तो इससे रिलेटेड यही था। अब इससे ये क्या ये दिया हुआ है कि IMF क्या है कि ये जो नेशन ही यूज़ कर सकते हैं, कंट्री यूज़ कर सकती हैं, इसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है और प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो यूज़ नहीं कर सकती। कैन नॉट बी हेल्ड और फॉर एग्जांपल बाय प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स। तो इससे रिलेटेड यही था। तो आज के टॉपिक हमारे हुए ख़त्म जी, आज इतना ही था, क्वेश्चन भी पूरे हो गए। तो आपको कैसा लगा लेक्चर बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लेक्चर को प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं जी।